नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है गुरु और चेला। तो इस पाठ में हम गुरु और चेला के विषय में जानेंगे कि चेले ने क्यों गुरु की बात मानी तो उसका भला हुआ। तो इस पाठ के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जो पाठ देता है वो ये है कि अगर शिष्य गुरु की बात नहीं मानता तो उसे कभी भी लाभ नहीं होता, उसे हानि ही होती है। और अगर चेला गुरु की बात मानता है तो उसे लाभ ही लाभ होता है। तो चलिए हम बहुत कुछ इस पाठ के बारे में जानेंगे। और दूसरा, ये जो कविता है, ये कविता एक ऐसी नगरी के वर्णन पर आधारित है जिसमें हर चीज एक टके के रूप में मिलती है। टके का मतलब यहाँ पे पैसा, एक ही मूल्य रूप में मिलती है। वहाँ के राजा, वहाँ का जो राजा है वो बिल्कुल मूर्ख है और जिस कारण वहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है और किसी के जुर्म की सजा किसी और को मिल जाती है। तो इसमें जो लेखक है उन्होंने ये जो कविता है, जो इसमें कवि ने इस नगरी की व्यवस्था को व्यंग के माध्यम से उन्होंने इसे उजागर किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला। चेला का मतलब होता है शिष्य। चले घूमने पास में था ना धेला। धेला मतलब होता है कोई भी रुपए पैसे नहीं थे। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी। तो इसमें नगरी शब्द आया है। नगरी का मतलब होता है शहर और डगरी का मतलब होता है रोड, मार्ग। तो इसमें एक तो प्रसंग आता है। अगर हम इन 4 लाइनों का कोई प्रसंग लें तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता गुरु और चेला से ली गई हैं। यहाँ एक गुरु का अपने चेले के साथ एक नगरी में आने का वर्णन है। ये आपका हो गया प्रसंग। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो एक गुरु एक चेला थे। यहाँ से एक गुरु एक चेला थे। वह दोनों घूमने के लिए निकले, लेकिन उनके पास एक भी पैसा नहीं था। उन्हें चलते चलते एक नगरी मिली। चलते चलते मिली एक नगरी में चलते चलते एक नगरी मिली जिसकी सड़कें और रास्ते चमाचम थे। तभी उन्हें एक ग्वालिन मिली। तभी उन्हें रास्ते में क्या मिली? चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी, है ना। तो यहाँ तक ग्वालिन का तो नीचे वाले में है। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी। अगला, मिली एक ग्वालिन धर शीस गगरी। उन्हें रास्ते में ग्वालिन अपने माथे पर एक गगरी रखी हुई मिली। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। मतलब शीश का तो इसमें हो गया सर और ग्वालिन का मतलब हो गया, ग्वालिन उसे कहते हैं जो दूध बेचने का काम करती है, ठीक है ना। भग का मतलब होता है भागना। गुरु ने कहा अरे ग्वालिन तेज मत भग। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, और यह बताओ कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन राजा है कि जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। सुयस का मतलब होता है जिसका यहाँ पे शासन चलता है, जिसका यश यहाँ पे फैला हुआ है, जिसकी यहाँ पे कीर्ति फैली हुई है। तो यहाँ का राजा कौन है जिसके नाम का यहाँ पर यश है? फिर है, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। ग्वालिन ने गुरु से कहा महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित।
भले ही आप यहाँ आए हो, यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा। उसने कहा कि यह अंधेर नगरी, अनबूझ का मतलब होता है जो जिसे कि जिसे ना समझ, अनबूझ का मतलब होता है ना समझ, इग्नोरेंट, ठीक है ना। यह अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, और अनबूझ का मतलब यहाँ का राजा ना समझ है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो टका का मतलब होता है 1 रुपया, है ना। तो टका जैसे हमारे भारत की करेंसी जो मुद्रा है वो रुपया है, तो टका जो है, जैसे आप उड़ीसा में भी रुपए को टका बोलते हैं, और बंगाल जो है, बंगाल में भी रुपए को टका बोलते हैं। तो हमारे यहाँ की मुद्रा जो है ना वो रुपए है। चलिए, तो यहाँ पे वो हो गया कि उन्होंने कहा कि यहाँ का जो, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा नासमझ है। और यहाँ पर तो ऐसा होता है कि सब कुछ यहाँ पर भाजी, और सब कुछ यहाँ पर खाजा जो है, सब कुछ खाजा का मतलब होता है अनाज। ये जो खाजा है उसका मतलब होता है अनाज, भाजी का मतलब होता है सब्जी, और शेर का मतलब होता है किलो। इस शेर का मतलब होता है किलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना भाजी, अनाज, सब कुछ टके शेर मिलता है, रुपया का 1 किलो मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है। तभी गुरु ने क्या कहा कि भैया मरना नहीं है, मुसीबत मोल नहीं लेना है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण मतलब 1 पल में। गुरु ने कहा कि भैया मुझे मुसीबत नहीं लेना है, और ना ही अपनी ज़िंदगी देनी है। ना जाने की अंधेर हो, है ना। और सुनते गुरु ने कहा कि मुझे मुसीबत मोल नहीं लेना है, और ना ही अपनी जान देनी है। इस अंधेर नगरी में किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, इसलिए मेरा दिल यहाँ रहने को ठीक नहीं समझता। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, मतलब गुरु अपने चेले को, गुरु ने अपने चेले को उस नगरी से वापस चलने को कहा। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु को बेबस हो पड़ा लौट जाना, मतलब गुरु ने चेले को उस नगरी वापस चलने को कहा, लेकिन चेला ना माना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, जिस कारण गुरु को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। गुरुजी तो वापस चले गए, लेकिन चेला वहीं रह गया। लालच बच्चे चेला वहीं रह गया। उसने सोचा, वह सोच रहा था कि यहाँ अकेला रहकर मैं खूब मोटा हो जाऊंगा, और फिर वह बाजार घूमने के लिए चल दिया। ठीक है ना, फिर वो कहाँ चल दिया? बाजार घूमने के लिए चला। हाट, हाट का मतलब होता है बाजार। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर, अब ये इतनी चीज, अजब रेल पेला। ठीक है ना, अजब रेल पेला। अजब का मतलब होता है अद्भुत, और रेल पेला का मतलब होता है धक्का मुक्की। क्या होता है? धक्का मुक्की, पुशिंग एंड जस्टलिंग। ठीक है ना, अजब का मतलब होता है अद्भुत, और रेल पेला का मतलब होता है धक्का मुक्की। टके शेर हल्दी, टके शेर जीरा, है ना। तो यहाँ पर 1 रुपए में एक शेर का मतलब होता है किलो, शेर का मतलब होता है किलो। तो 1 रुपए में 1 किलो हल्दी, 1 रुपए में 1 किलो जीरा, और टके शेर ककड़ी, और 1 रुपए में 1 किलो ककड़ी और टके शेर खीरा, और 1 रुपए में 1 किलो ककड़ी और 1 किलो खीरा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। वहाँ पर हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा सभी कुछ टके शेर मिल रहा था। आगे चलते हैं हम। टके शेर मिलती थी
रबड़ी मलाई, रबड़ी दूध से बनी हुई होती है, आपको मालूम है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, और बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। ठीक है ना। अंधेर नगरी में रबड़ी और मलाई टके सेर मिलती थी, इसलिए चेले ने खूब बहुत दिनों तक मलाई खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो उस नगरी का राजा बिल्कुल ना समझता। आगे का ताजा हाल यह है, क्या है भैया? आगे का हाल ये है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो वहाँ बरसात के मौसम में खूब पानी बरसता था और बिजलियाँ चमकती थी। उस नगरी में बिजली की चमक के साथ साथ बादल भी गरजते थे। इसी कारण वहाँ बारिश भारी होती थी, वहाँ पर भारी बारिश होती थी। चलिए, गिरिराज की एक दीवार भारी, गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। ठीक है ना, किसने गिराया। तो अंधेर नगरी की एक दीवार गिर गई, गिरिराज की एक दीवार, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। तुरंत का मतलब शीघ्र, इसलिए वहाँ का राजा तुरंत उस जगह पहुंच गया, है ना। झपट संतरी को, उसने अपने सिपाही, संतरी का मतलब होता है सिपाही, संतरी का मतलब क्या होता है, संतरी का मतलब होता है सिपाही, सोल्जर, ये संतरी। उसने अपने सिपाही को जल्दी से डपट कर मतलब डांट कर बुलाया और उससे पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी, क्यों गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया और तथा इसे किसने गिराया। अब आगे देखते हैं। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मतलब मेरी गलती। ठीक है ना, खता मतलब मेरी गलती, और ना ही मेरा कर्तव्य। ठीक है ना, और ना ही मेरा कोई जादू है, ना ही इसमें मेरी कोई खता है ना। सिपाही ने दीवार गिरने का इल्जाम, कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। ठीक है ना, यह ना मोटी घनी थी। अंधेर नगरी की भारी दीवार गिर गई, इसलिए वहाँ का राजा तुरंत वहाँ पहुँच गया और उसने पूछा और उसने संतरी को डांट कर बुलाया। तो और उसने कहा भी कि संतरी ने फौरन कहा, संतरी ने क्या कहा कि महाराज इस दीवार के गिरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, और ना ही कर्तव्य का मतलब होता है भूल, गफलत, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा इसमें कोई इसमें मेरी कोई, ना तो इसमें मेरी कोई हाथ है और ना ही मेरा कोई कर्तव्य है, ना ही कोई। यह दीवार पहले कमजोर बनी थी, इसी से गिरी और यह मोटी घनी थी, और ये दीवार जो है ना मोटी थी तथा मजबूत नहीं थी, जिससे ये दीवार गिर गई। खता, ठीक है, खता मतलब होता है, खता का मतलब होता है भूल। क्या मतलब होता है? खता का मतलब होता है भूल। और कर्तव्य, ये वाला जो कर्तव्य था, कर्तव्य का मतलब होता है कार्य, है ना। कर्तव्य का मतलब होता है कार्य, वर्क। चलिए, कारीगर की महाराज साहब, खता कारीगर की महाराज साहब, महाराज जी इसमें गलती जो है ना वो कारीगर की है, ना इसमें खता मेरी, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई भूल नहीं है, यह मेरा कर्तव्य, यह मेरा कोई काम था नहीं। बुलाया गया
कारीगर झट वहाँ पर आया और तभी वहाँ पर कारीगर को बुलाया तो कारीगर झट वहाँ पर आ गया। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, और वहाँ पर कारीगर को बिठाया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। राजा ने कहा कारीगर को सजा दो, खता इसकी है और इसी की भूल है, इसी की खता है, इसी की भूल है। आज इसको कजा दो, आज इसको कजा दो, है ना, आज इसको सजा दो, इसको आज कजा दो, है ना। फिर कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, है ना। तो फिर ये हुआ कि महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। तो उसने कारीगर ने कहा कि महाराज मैंने कोई देरी नहीं की है, महाराज इसमें कुछ मेरी गलती नहीं है, है ना। तो क्योंकि इसने लेकिन कारीगर ने बिना देरी किए कहा महाराज इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। यह भिस्ती की गलती है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यह भिस्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत, उसी की है ये गफलत। तो इसमें गफलत का मतलब होता है गलती, ये जो गफलत दिख रहा है ना इसका मतलब होता है गलती। तो उसने बोला है कि ये भिस्ती की गलती है उसी की शरारत, और उसी की ये भिस्ती गलती और उसी की ये शरारत है, ठीक है ना। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। जब कारीगर को पकड़कर लाया गया तो उसने दीवार गिरने का इल्जाम भिस्ती पर लगा दिया। वह कहने लगा कि भिस्ती ने गारा ज़्यादा गीला कर दिया। गारा जो होता है मिट्टी का वो होता है, मिश्रण होता है, इसी कारण से ये गलती हुई है। किया गारा गीला उसी की है गफलत, है ना। गफलत का मतलब मैंने बताया था गलती। कहा राजा ने कहा जल्दी से भिस्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, जल्दी से भिस्ती आ गया और उसे कोई देर नहीं हुई। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, और उसने कहा कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, है ना। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, ठीक है ना। अब मशक क्या होता है? मशक होता है जिससे पानी भरते, एक चमड़े का एक पात्र होता है जिससे पूर्व समय में जिससे पानी भरकर डाला जाता था। तो उसने कहा इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इसमें गलती है मशक वाले की, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया और उसमें पानी ज़्यादा, ये गलती मेरी नहीं है, मशक वाले की है। इतना बड़ा मशक बना है जिस कारण से इसमें ज़्यादा पानी भर गया। फिर मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, तभी वहाँ पर बगैर देर किए मशक वाला आ गया। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, महाराज इसमें मेरी भी कुछ गलती नहीं है। जब राजा ने मशक वाले को बुलाया तो फौरन आ गया और कहने लगा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती, और उसने कहा कि यह बल्कि मेरी गलती नहीं है तो मंत्री जी की गलती है। मंत्री की गफलत उन्हीं की गलती है, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत, और उन्हीं की है शरारत, ठीक है ना। उन्हीं की उन्होंने ही हाँ, यह मंत्री की है गलती और मंत्री की शरारत, और उन्हीं की शरारत है और उन्हीं की है ये हिकमत भी उन्हीं की है। चलिए आगे, उन्हीं की गलती है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया और उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया। मैंने उसमें से थोड़ा सा भी चमड़ा नहीं चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, और मैंने थोड़ा सा चमड़ा नहीं चुराया और मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, और ये मशक बड़ी और खूब पानी भरता है। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी।
ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती तो बिरानी है। बिरानी मतलब होता है दूसरे की, बिरानी का मतलब क्या होता है, दूसरे की। है मंत्री की गलती और ये मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाओ। राजा ने कहा अगर ये मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाओ, ठीक है ना। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। तभी राजा को मालूम हुआ कि मंत्री की गलती है तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और फांसी देने की आज्ञा दी कि इसको फांसी से चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। तो महाराज की आज्ञा से जल्लाद मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर चल दिया। जल्लाद उसे बोलते जो फांसी पर चढ़ाता है। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, है ना। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। मगर मंत्री बहुत दुबला पतला था, इसी कारण उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। तब राजा ने हुक्म दिया कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे इसी क्षण पकड़ कर लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। फिर क्या होता है, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। तो राजा के हुक्म पर सिपाही किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मिला चेला खाता था हलवा दनादन। तभी उनको चेला जो है ना, हलवा ये क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ हलवा, तो उन्हें वो चेला हलवा खाता हुआ, खूब हलवा खाता हुआ मिला। दनादन मतलब जल्दी जल्दी, जैसे गोलियां चलती ना, दनादन दनादन गोलियां चलेंगी मतलब जल्दी जल्दी। तो चेला भी धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी हलवा खा रहा था। कहा संतरी ने चले फौरन। तभी संतरी ने सिपाही ने कहा कि चलो तुम्हें राजा जी ने बुलाया है, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, महाराज ने तुम्हें बुलावा भेजा है, इसलिए आप जल्दी से चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। तो और चेला मन में बहुत खुश हो गया और उसने बोला कि अरे महाराज ने मुझे न्योता पहुंचाया, आज तो खूब खाने को मिलेगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। आके मतलब आकर और झमेला मतलब समस्या, डिस्टरबेंस। झमेला मतलब डिस्टरबेंस। वहां जुड़ा था अजब एक मेला। वहां जुड़ा था अजब एक मेला। तो लेकिन जब राजा के यहाँ पहुंचा तो उसने वहां एक अलग ही झमेला देखा, क्योंकि वहां तो अजब सा मेला लगा हुआ था। चलिए, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। तो जब चेला राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने कहा इसकी गर्दन काफी मोटी है, इसलिए इसे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। तब चेले ने अपनी गलती पूछी, लेकिन राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि चुप हो जा और बकबक मत कर। कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला। मगर वह चेला बुद्धू नहीं था, बल्कि वह बहुत समझदार था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, इसलिए उसने वहां बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। उसने वह कहने लगा कि पहले मुझे अपने गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में फिर फांसी चढ़ाओ, फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर। तभी चेले की प्रार्थना पर गुरुजी को जल्दी से बुलाया गया और गुरुजी वहां आ गए कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर, कि जहां चेला खड़ा होकर रो रहा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया
तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। उन्होंने चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बोला, उसे कान में कुछ बोला। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, और उसे कान में बोलते ही गुरु और चेला झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला, और वो आपस में झगड़ने लगे, दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। रेला पेला मतलब धक्का मुक्की है ना, धक्का। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा, है ना। गुरु कहने लगा फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा, तो चेला कहता है कि फांसी पर मुझे चढ़ाओ। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, है ना। गुरु और चेला आपस में लड़ने लगे, वे दोनों हटाने से भी नहीं हट रहे थे। छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, और दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, है ना। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तब राजा ने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है भाई। गुरु ने राजा को बताया कि गुरु ने बताया करामात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है, ठीक है। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चलिए, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा बहुत ही अच्छा मुहूर्त है न, ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, और ऐसी मुहूर्त कभी नहीं आई। वही राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है विश्व विजेता, कि वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, है ना। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, और सारे संसार का छत्र जो है ना, वो सारे संसार का राजा बन जाएगा। वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और पूरे संसार पर उसका छत्र तन जाएगा, ठीक है। कहा राजा ने बात सच गर यही, राजा ने कहा, है ना। कहा राजा ने बात सच यही, गर का मतलब होता है अगर, गर का मतलब हुआ अगर। राजा ने कहा अगर ये बात सही है, गुरु का कथन झूठा होता नहीं, और गुरु का कथन झूठा नहीं होता। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टूंगा। तब राजा ने कहा कि गुरु का कथन कभी झूठा नहीं होता, और फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और इसी समय फांसी पर मैं चढ़ूंगा, है ना। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था नभूज राजा। सोहनलाल द्विवेदी। तो गुरु से फांसी पर चढ़ने की शुभ मुहूर्त की बात सुनकर राजा ने कहा कि गुरु की बात कभी झूठी नहीं होती, और इसलिए वह फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। फिर राजा फांसी पर चढ़ गया, जिसका खूब बाजा बजा। मूर्ख राजा के मरने से भी प्रजा बहुत खुश हुई, और घर घर बधाई का बाजा भी खूब बजा, क्योंकि वह अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख था, ठीक है ना। इस पाठ के रचयिता थे, इस कविता के रचयिता थे सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा के मर जाने से प्रजा कितनी खुश हो गई। तो हमें यहाँ एक बात और जानने को मिली कि जिस नगरी का राजा अगर मूर्ख हो तो उसका कभी विकास नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं आगे पाठ में क्या होता है। टके की बात, है ना, टके की बात। चलिए टके की बात में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। टका जो है, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगें तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो टका जो है ना, तो फ़ायदा तो गरीबों को सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा,
फ़ायदा ये है कि गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि बाजार मंदा पड़ता जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसका ये नुकसान होगा, है ना। चलिए, और इसमें विक्रेताओं को नुकसान होगा क्योंकि उनको हर चीज़ 1 रुपये किलो ही बेचनी पड़ेगी। जनता का फायदा होगा लेकिन इसमें। चलिए, अब आगे है दूसरे नंबर पर, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का, ठीक है ना, और रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देश की मुद्राएं कौन सी हैं? तो नीचे लिखे देश की मुद्राएं कौन सी है? तो सऊदी अरब में चलती है आपकी दीनार, ठीक है ना। जापान में चलती है आपकी येन, जापान की मुद्रा येन है, येन। और फ्रांस में चलता है आपका यूरो, ठीक है। और इटली में भी आपका यूरो ही चलता है। और इंग्लैंड में चलता है पाउंड। इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड कह गई, पाउंड, पाउंड। इंग्लैंड में चलता है पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। चलिए, ये हो गया। अब कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता की कहानी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्या भी हो, जो भी सारांश है। नंबर 2, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो आपको भी अगर ऐसी कोई कहानी आती हो तो आप उसको अपनी कक्षा में सुना सकते हैं, ठीक है ना, जो भी अगर आपने सुनी हो। चलिए, नंबर 3, आप ऐसी कहानी या कविता पढ़ी हो या मम्मी पापा से पूछकर आप लिख सकते हो। एक अरुणी की गुरु भक्ति एक कहानी थी जिसमें अरुणी जो है ना, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे अरुणी की कहानी, अरुणी की गुरु भक्ति, पाठ का नाम था अरुणी की गुरु भक्ति, ठीक है ना। तो वो आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे। अगला है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, ठीक है ना। तो अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य ये हैं कि नंबर 1, तो अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थीं। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती थी। अंधेर नगरी के राजा का राजकाज बिना किसी व्यवस्था के चलता था, है ना। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी और को मिल जाती थी। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजलियां चमकती थीं, ठीक है। ये उसके बारे में ये बात वाक्य हम लिख लेंगे। ये जिनके बारे में था, सड़कों बता दिया, बाजार का बता दिया, राजा का काज, ये सब में हमने बता दिया है इसी बात पे। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर का कारण ये है कि हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था और दंड विधान बिल्कुल गलत था। चारों ओर अराजकता का माहौल था और यहाँ का राजा भी बिल्कुल मूर्ख था, यहाँ का राजा भी बिल्कुल मूर्ख था। चलिए, कब आ गया कविता की बात। कविता की बात में देखते हैं हम क्या होता है। कविता की बात में, प्रजा खुशी हुई जब मरा मूर्ख राजा। प्रजा खुशी हुई जब मरा मूर्ख राजा। इसमें का नंबर पे दिया है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की, इसका उत्तर होगा, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए हुई क्योंकि उस राजा की राज्य व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। उस राजा की राज्य व्यवस्था जो थी ना, बिल्कुल खराब थी और मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है ना। और अंधेर नगरी की प्रजा
राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था, उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उससे खुद क्यों नहीं हटाया? आपको आपस में चर्चा करना है। अगर वो राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे क्यों नहीं हटाया? ठीक है ना, तो उसे क्यों नहीं हटाया? तो प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही शासन का सर्वे सर्वा होता था, सब उसकी आज्ञा मानते थे। ठीक है ना, ये हो गया। अब आ गया नंबर 2 वाला, गुरु का कथन झूठा नहीं होता। तो गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरु का कथन झूठा नहीं होता, गुरु ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है, गुरुजी ने ये बात कही थी। नंबर 2, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? तो इसका उत्तर होगा कि राजा गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी, वह सच नहीं थी। नंबर 3, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। तो गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष शिष्य की जान बचाई थी। इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष शिष्य की जान बचाई थी, यानी कि हम कह दें कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष शिष्य को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी की। अलग तरह से, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, चमकती थी बिजली, है ना। गरजते थे बादल, गरजते थे बादल, दमकती थी बिजली, दमकती थी बिजली, है ना। गरजते थे बादल, दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली, धमकती थी बिजली। इस प्रकार से ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। चलिए, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती? क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। नंबर 2, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। अगर राजा, इसका उत्तर हो जाएगा अगर राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता, वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही चेले को फांसी मिल जाती, चेले को फांसी मिल जाती। नंबर 3, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? ठीक है ना। तो
अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज कारीगर को बुलाते, फिर भिस्ती को और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा कर देते। इसके बाद आता है शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन वाक्यों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं ये भी बताओ। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, तो इसको अपन लिखते हैं क्षण को, इस वाले को हम लिखते हैं क्षण, और भग को लिखते हैं हम भाग, और घनी को लिखते हैं अपन गहरी, गहरी, और इसमें आ गया बिरानी। बिरानी का मतलब होता है पराई, पराई। और मुहूर्त, मुहूर्त को होता है मुहूर्त, इसको क्या होता है मुहूर्त, मुहूर्त, ये हो गया मुहूर्त। अगला चमाचम दी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। ठीक है ना। तो ये शब्द आया है पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट। आंधी के कारण पेड़ से, आंधी के कारण पेड़ से, आंधी का पेड़ से फटाफट आएगा, चटाचट। आंधी का पेड़ से पटापट कौन सा जाएगा, ये वाला पटापट। फल गिर रहे हैं। अगला है हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने सफेद कुर्ता पजामा पहना है। कैसा पहना है, चकाचक, चकाचक। ये चकाचक फटाफट हो गया। अगला है उस भुक्कड़ ने चटपट, चटपट सारे लड्डू खा लिए, और सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए, झकाझक हो गए। ठीक है ना। इस प्रकार ये आपका पाठ खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।